तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा, वाइल प्रैक्टिसिंग फॉर द स्नेक बोट रेस वल्लम कल्ले इन केरला 100 ओट्समैन आर रोइंग अ बोट टुगेदर। करीबन 100 ओट्समैन जो हैं वो किसकी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, तो स्नेक बोट रेस की प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज 95 रो बैकवर्ड टू प्रोपेल द बोट फॉरवर्ड, जिसमें से 100 में से 95 पीपल ऐसे हैं जो अपने बोट को जो है ना वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, उनके पास जो बो है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं ताकि जो उनका बोट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सके, प्रोपेल कर सके। बाय द मिस्टेक 5 ओट्समैन्स रो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वहीं जो 5 ओट्समैन्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अपना जो बो है उसको मूव कर रहे हैं, जिस वजह से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि फॉरवर्ड ना होकर के वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ही उनका बोट जो है वो चला जा रहा है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इफ़ ईच ओट्समैन अप्लाइज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, अगर हर ओट्समैन जो है वो 200 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन का लगाएगा, देन व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन दी स्नेक बोट, तो जो बोट है उसके ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ओट्समैन क्या होते हैं। तो ओट्समैन जो होते हैं ना वो बोट चलाने वाले लोगों को हम ओट्समैन कहते हैं, जो नौका चालक होते हैं उन्हें हम ओट्समैन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि कितना नेट फोर्स लगेगा, तो हम कैसे निकालेंगे ये आप देखिए। तो क्वेश्चन में हमारे पास कितना दिया था कि 100 ओट्समैन जो हैं वो बोट को एक साथ चला रहे हैं, जिसमें से 95 ओट्समैन ऐसे हैं जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वहीं 5 ओट्समैन ऐसे हैं जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इस पर हमें दिया था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो ओट्समैन के ऊपर, ईच ओट्समैन के ऊपर लग रहा है कितने का, तो 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो उस हिसाब से जो हमारा 95 ओट्समैन के ऊपर नेट फोर्स लगता है वो है 95 इंटू 200, दैट इज़ 19,000 न्यूटन का। वहीं 5 ओट्समैन के ऊपर कितना लगता है, तो 5 ओट्समैन के ऊपर लगेगा हमारा 1000 न्यूटन का फोर्स। अब नेट फोर्स कितना हुआ, यानी कि ऑल टुगेदर कितना हुआ, तो ऑल टुगेदर हम कैसे निकालेंगे, तो ये तो हम देख रहे थे क्वेश्चन में गिवन है कि 95 ओट्समैन जो हैं वो करेक्टली बोट को रन कर रहे थे, जिस वजह से वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे थे, तो इनका ये जो नेट फोर्स आया है 19,000, ये तो करेक्ट है। वहीं जो 5 ओट्समैन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, इस वजह से जो नेट फोर्स हम निकालेंगे ना तो वो हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो नेट फोर्स निकालने के लिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था फोर्स उसी को हम कंसिडर करेंगे, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो इस वजह से हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 18,000 न्यूटन का फोर्स जो है वो कंप्लीटली लग रहा है। ठीक है, I hope question number 4 is clear. Now let's move on to question number 5. तो question number 5 कह रहा है हमारा, when a net force act on an object, अगर एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स एक्ट करता है, we observe that the object accelerate, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई होता है तो डेफिनेट बात है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। ठीक है, तो अब नीचे 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस को हमें अच्छे तरीके से समझना है। और बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का करेक्ट जो रिलेशन होता है ना वो हमें इन सेंटेंस के थ्रू, सेंटेंस जो ऑप्शंस में सेंटेंस दिए गए हैं इसके थ्रू हमें आंसर बताना है। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले सारे जो ऑप्शंस हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिलेशन होता है। सबसे पहला कह रहा है हमारा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये जो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है ना ये एक्सेलरेशन के रेफरेंस में है, कि मतलब जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फिर कहता है कि विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मास है एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन जो है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थर्ड ऑप्शन हमारा कह रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के दिए गए डायरेक्शन में विथ एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्थ है हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये चारों ऑप्शन में जो है सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन यहाँ हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर हम कितनी क्लियरली कर सकते हैं वो आप देखिए। ये तो हम जानते हैं कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो होता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जिस वजह से एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता है किस डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स।
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विथ एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जो है हमारा एक्सेलरेशन भी लग रहा है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो डेफिनेट बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के कारण हमारा एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है द पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स A, B, C एंड D मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन आर गिवन इन फिगर 6.37। अ नेट फोर्स एक्ट ऑन। देखिए हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स के यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट सी एंड ऑब्जेक्ट डी। आपको कौन सा फिगर कंसिडर करना है? तो फिगर 6.37 आपको कंसिडर करना है। इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको 4 ऑब्जेक्ट्स के दिए गए हैं A, B, C, D मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि स्ट्रेट लाइन में जो है ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। तो नेट फोर्स किसके ऊपर लग रहा है ये हमें बताना है। ऑब्जेक्ट ए के ऊपर लग रहा है, बी या सी या डी, किसके ऊपर लग रहा है ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो a net force is acquired when there is acceleration, that is when velocity changes। net force उस वक्त आता है जब acceleration takes place होता है और साथ ही साथ वह velocity change करती है। तो ऑब्जेक्ट ए में है कि ऑब्जेक्ट एक ग्राफ आप देखिएगा, ऑब्जेक्ट ए में जो है स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट वेलोसिटी है और इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। वहीं ऑब्जेक्ट बी में जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है, जिसमें से कोई फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है, नेट फोर्स 0 है यहाँ पे। वहीं ऑब्जेक्ट सी में जो है कर्व लाइन है, कर्व लाइन होने के कारण जो है वेलोसिटी चेंज कर रही है, जिस वजह से जो नेट फोर्स है वो लग रहा है। और वहीं ऑब्जेक्ट डी में जो है वहाँ भी स्ट्रेट लाइन है और कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस वजह से वहाँ पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। तो इन सिंपल हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ऑब्जेक्ट सी, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन। बिकॉज चेंज कर रहा है वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ जो आपका दिया गया है टाइम के हिसाब से जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का वो चेंज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी उसकी चेंज कर रही है, इसलिए उसमें नेट फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्ट सी। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा अ सेलर जंप आउट फ्रॉम अ स्मॉल बोट टू द शोर। एक सेलर जो है वो जंप कर जाता है, कहाँ से? छोटे से बोट से निकल करके शोर के ऊपर जंप कर जाता है। एज द सेलर जंप फॉरवर्ड, जिस तरीके जो सेलर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप कर रहा है, विल द बोट मूव, क्या बोट जो है मूव करेगा? इफ़ येस, इन विच डायरेक्शन एंड वाई। तो बोट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा और क्यों मूव करेगा ये हमें बताना है। तो बहुत सिंपल से इसका आंसर है, आपको फिगर 6.38 देखना है, उसमें लिखा अ सेलर जंपिंग फॉरवर्ड। एक सेलर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप कर रहा है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे वो आप देखिए। सेलर जंप फ्रॉम द बोट, आंसर होगा कि यस द बोट मूव्स बैकवर्ड। जो आंसर हमसे पूछ रहा था कि इफ़ यस कि जो बोट है वो मूव करेगा, जो सेलर जो है जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या बोट भी मूव करेगा? तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि यस बोट तो मूव करेगा, लेकिन बोट किस डायरेक्शन में मूव करेगा? तो बोट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जो सेलर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और जो बोट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द सेलर जंप। जिस डायरेक्शन में सेलर जंप करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जाएगा। रीज़न क्या है इसके पीछे? तो इसके पीछे है न्यूटन का थर्ड लॉ। सेलर पुशेस द बोट बैकवर्ड वाइल जंपिंग फॉरवर्ड। सेलर जो है आगे की तरफ जंप करने की वजह से उसने बोट को पीछे की तरफ धक्का दे दिया, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में बोट चला गया है। हेंस द बोट मूव बैकवर्ड। आई होप इट इज क्लियर।